हेलो फ्रेंड्स, मैं पीसी साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज एक नया एमसीक्यू सेट आपके सामने लेके मैं हाजिर हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट है, स्पेशली माइनिंग मेट और फोरमैन एग्जाम के लिए। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं माइनिंग मेट या फोरमैन का, उन लोग ज़रूर वीडियो को एंड तक देखें और इसमें दिए गए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को गौर करें और इसका सही आंसर को हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। और इसी टाइप का वीडियो आगे भी देखने के लिए जो लोग नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो एमसीक्यू सेट फॉर स्पेसिफिकली माइनिंग मेट एंड फोरमैन के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन जैसे मैं पहले बोला हूँ कि आजकल बोल नहीं सकते कि कौन सा सवाल किसके लिए है। जो सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन भी फोरमैन मेट का एग्जाम में आते हैं और कुछ एमसीक्यू जो कि फोरमैन मेट लेवल का ही है, वो भी सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास में आ जाते हैं। तो जो लोग सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास कर भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी वीडियो को देख सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हिच रेगुलेशन प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन बाय माइनिंग मेट इज गिवन। एमएमआर का कौन सा रेगुलेशन में माइनिंग मेट जो एग्जामिन करता है वर्क प्लेस में, उसके बारे में लिखा गया है। ऑप्शंस क्या क्या है? 114, 118, 116, 119। ये तो दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेगुलेशन 116 में एग्जामिनेशन बाय माइनिंग मेट का प्रोविजन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल सरफेस स्ट्रक्चर्स विद इन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम ऑल एंट्रेंस टू माइन शाल बी ऑफ इनकम्बस्टिबल मटेरियल। ये बोल रहा है कि माइंस का जो एंट्रेंस पॉइंट होगा, एंट्रेंस पॉइंट का कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब इनकम्बस्टिबल मटेरियल का होना चाहिए। इनकम्बस्टिबल मटेरियल का मतलब कि जो आग में जल ना सके। जैसे जो तुरंत आग पकड़ने वाला चीज रहता है, उस चीज से वो ना बना हो, इस टाइप का इनकम्बस्टिबल मटेरियल में बना हुआ स्ट्रक्चर माइन एंट्रेंस पॉइंट का कितना डिस्टेंस के अंदर जरूर रहना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है? 15 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 10 मीटर, जो कि ऑप्शन बी में है, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नो पर्सन शाल वर्क और ट्रैवल ऑन एनी फुटपाथ लेस देन डैश। यानी कि हम लोग जो माइंस में फुटपाथ बनाते हैं, जो स्पेसिफिक जो लोग पैदल चल के जाते हैं माइंस, वो लोग के लिए बनाया गया है। अगर मेन होल रोड में हम लोग चलेंगे तो सेफ नहीं है। सेफ्टी पर्पज में हमेशा फुटपाथ रहना चाहिए, यानी कि उस पर्टिकुलर रोड सिर्फ जो लोग पैदल चलते हैं, पेडेस्ट्रियन के लिए बनाया जाता है। और इसमें सिर्फ जो लोग पैदल चल के जाते हैं वो लोग ही इसको यूज करते हैं। तो इसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए ये बोल रहा है। ऑप्शन क्या है? 1.5 cm, 2.5 मीटर, 3 मीटर, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। क्यों? इसका सही एक्चुअल सही आंसर है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होना चाहिए मिनिमम विड्थ। लेकिन जो ऑप्शन सी में 1.5 दिया गया, उसका यूनिट देखिए सीएम में है। तो आजकल इस टाइप का चालाकी भी कर रहा है जो एग्जामिनर, कि अपना हम लोग जनरली क्या 1.5 देख के टिक लगा देते हैं, लेकिन यूनिट को भी देखना है क्योंकि ये सीएम में है, एक्चुअली मीटर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिच। क्योंकि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1.5 मीटर, जहाँ पे चकमा खा जाते हैं, इसलिए आपको मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा कि यूनिट किस में दिया गया है। ठीक है, 1.5 मीटर होगा इसका सही आंसर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है 1.5 मीटर, इसलिए इसका सही आंसर होगा नॉन ऑफ दिच। ठीक है,
और इसमें भी और एक प्रोविज़न भी है कि जिस रोड में मतलब लोड कैरिंग करके जाते हैं, मतलब पेडेस्ट्रियन पाथ तो है, ठीक है, लेकिन लोड कैरी करके जाते हैं, उसमें कोई चीज़ लेके मतलब जाते हैं उस फुटपाथ में, उसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि ये तो हो गया हॉराइजॉन्टल रोड, मान लीजिए ये एक फुटपाथ है, ये तो हॉराइजॉन्टल हो गया। अगर इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड है, ग्रेडियंट है, तो ये 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका इंक्लिनेशन, जिसमें लोड लेके जाना आना करने के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है जो फुटपाथ, ठीक है। 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका इंक्लिनेशन, ये प्रोविज़न भी है। ये आप देखेंगे रेगुलेशन 118 में जनरल प्रिकॉशंस करके जो प्रोविज़न है एमएमआर का, रेगुलेशन 118 उसी में डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। तो आप आंसर देखने के साथ साथ यूनिट को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द बीट, ये जो क्वेश्चन डायग्राम फिगर दिया गया है, सॉरी डायग्राम नहीं फिगर दिया है, इसको पहचानना है हमको, ये किस टाइप का बीट है। ड्रैग बीट, क्रॉस बीट, बटन बीट, डायमंड बीट। तो दोस्तों पिक्चर में देख के ही समझ में आ रहा है कि ये जो ये सब छोटा छोटा बटन है यहाँ पे, ये बटन बीट है। ड्रिल बीट जो है बटन बीट का है, क्योंकि बटन है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप का ड्रैग बीट का भी पूछ लेता है, क्रॉस बीट का भी पूछ लेता है, डायमंड बीट का भी पूछ लेता है। तो डायग्राम देख के आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो सभी बीट को तो आप देखते होंगे माइंस में अपना, अगर जिस माइंस में मान लीजिए बटन बीट यूज हो रहा है, ड्रैग बीट क्रॉस बीट नहीं देखा है, तो किताब में एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का सवाल भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिलिंग ऑफ वॉइड इन ओपनकास्ट माइंस इज नोन एज डैश। ये बोल रहा है कि ओपनकास्ट माइंस में वॉइड को फिल करना को क्या बोलते हैं। ट्रेंचिंग, वॉइड मतलब क्या है, जो खाली स्थान है, जो मतलब कुछ चीज को भर के भर देना है उसको, जो खाली स्थान को वॉइड बोलते हैं, ठीक है। और इसको फिलिंग करना जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है सवाल। ट्रेंचिंग, रिहैबिलिटेशन, बॉक्स कट, रिक्लामेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है रिक्लामेशन। हम क्या करते हैं माइंस में, दो टर्म सुने होंगे, रिक्लामेशन एंड रिहैबिलिटेशन। रिक्लामेशन का मतलब है फिलिंग ऑफ द वॉइड, रिहैबिलिटेशन का मतलब उसमें फिर पेड़ पौधा सप्लिंग्स वगैरह लगा के उसमें पेड़ पौधा लगाना और उस एरिया को फिर नेचुरली ग्रो करके उस स्टेज को लाना को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। लेकिन जो हम मिट्टी डाल के फिर उसके ऊपर टॉप सॉइल डाल के जो उसको भरते हैं उसको बोलते हैं रिक्लामेशन, जो कि ये क्वेश्चन का आंसर है। फिर ये रिक्लामेशन होने के बाद होता है रिहैबिलिटेशन, उसमें सब जो चारा वगैरह डाल लगाते हैं, जो सैपलिंग्स लगाते हैं, और फिर उसमें वाटर स्प्रिंकलिंग करके उसको मतलब पेड़ में उसमें बड़ा करना, उसमें स्टेबिलिटी भी बढ़ता है और ग्रीनरी भी बढ़ता है। तो ये सब स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इसको करना होता है, ठीक है। लेकिन वो जो फीलिंग करते हैं हम वॉइड को, उसको बोलते हैं रिक्लामेशन। पेड़ पौधा लगाना अलग चीज़ है, उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which regulation of MMR deals with opencast working? MMR का कौन सा रेगुलेशन में ओपनकास्ट वर्किंग के बारे में डिटेल में दिया गया है। उस आप अगर MMR तो ज़रूर पढ़े होंगे, उसमें भी लिखा हुआ है जो वर्किंग परमिशन लेने के लिए, जहाँ पे अगर आपका माइंस में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी यूज कर रहे हैं, डीप होल ब्लास्टिंग यूज करके ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो फिर परमिशन भी DGMA से लाना पड़ता है, उसको 1062B में वो सब प्रोविजन है, ठीक है। तो वह ओपनकास्ट वर्किंग के बारे में कौन सा रेगुलेशन में लिखा गया है, रेगुलेशन 106। और इसका जो सब क्लॉज है, सब रेगुलेशन है 106 का बी में, उसमें वर्किंग परमिशन के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Fire extinguishers are to be examined
बाय कॉम्पिटेंट पर्सन वंस इन एवरी डैश। माइंस में जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो सबको एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा एग्जामिन करके उसका रिकॉर्ड रखने का प्रोविज़न है। ठीक है, तो कहाँ पे जो सॉरी कहाँ पे बोल रहा हूँ, कितने ड्यूरेशन में उसको एग्जामिन करना है, कितना इंटरवल में उस फायर एक्सटिंग्विशर को एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मतलब है कि उसका नोजल ठीक है कि नहीं, उसका होस पाइप का कंडीशन ठीक है कि नहीं, उसमें जो प्रेशर गज रहता है वो ग्रीन एरिया में है कि नहीं, उसका जो बॉडी है वो कहीं उसमें लीकेज तो नहीं है। तो विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। ठीक है, तो ये कितने टाइम इंटरवल में करना है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयर, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार। यानी कि आप एक कोई भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन जितना भी फायर एक्सटिंग्विशर है जितने जितने लोकेशन में, सबका एक विजुअल इंस्पेक्शन करेगा, एग्जामिन करके उसका रिपोर्ट भी बना के रखना रखना पड़ता है, जो डीजीएमएस इंस्पेक्शन के दौरान भी उसका वेरिफिकेशन होता है। डीजीएमएस उसको चेक भी करते हैं कि आप एग्जामिन कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि फायर एक्सटिंग्विशर को खरीद लिए रख लिए, बस उसका कंडीशन ही खराब है, कभी कहीं पे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, आग लग गया, तो वो यूज करने का कंडीशन में ही नहीं है। तो इसलिए 3 महीने में एक बार कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा उसका एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। which blasting in sorry while blasting in fire areas, blast hole should not be charged if the temperature inside it exceeds dash। अगर फायर एरियाज में, हॉट एरिया में हम लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो ब्लास्ट होल का जो टेम्परेचर को हमको मेजर करना पड़ता है। अगर ब्लास्ट होल का टेम्परेचर कितना डिग्री से ज़्यादा होगा तो ब्लास्टिंग को हम ब्लास्ट होल को हम चार्ज नहीं करेंगे, यानी कि एक्सप्लोसिव उसमें डालेंगे नहीं, क्योंकि एक्सप्लोसिव का जो डेफिनेशन ही बोल रहा है कि एन एक्सप्लोसिव इज ए सॉलिड लिक्विड और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस विच चेंज देमसेल्फ इंस्टेंटेनियसली, यानी कि बहुत ही जल्दी, रैपिडली, into a large volume of gases at high temperature and pressure when heat, sudden shock, जिसको डिटोनेशन बोलते हैं, हीट, सडन शॉक और फायर इज अप्लाई टू इट। इसको अगर मतलब सफिशेंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिल जाएगा तो वो वहीं पे ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो अगर ब्लास्ट होल का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है और उसमें हम एक्सप्लोसिव चार्जिंग कर दिए तो हम बिना कुछ किए हुए ही वो एक्सप्लोड हो जाएगा, क्योंकि उसको सफिशेंट टेम्परेचर मिल गया। तो ये मतलब बहुत डेंजरियस है, इसमें मल्टीपल फैटलिटीज होने का भी चांस है। तो इसके लिए इसमें प्रावधान दिया गया है कि ब्लास्ट होल का टेम्परेचर कितना डिग्री से ज़्यादा होने से वहाँ पे हम चार्जिंग नहीं करेंगे। ऑप्शंस क्या क्या है, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 80 डिग्री। अगर 80 डिग्री से ज़्यादा होता है कोई भी होल का टेम्परेचर तो उस होल में हम चार्जिंग नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉज ऑफ ब्लोन आउट शॉट इज डैश। ब्लोन आउट जो हो जाता है शॉट, ब्लोन आउट होना मतलब जैसे मान लीजिए हम स्टेमिंग ठीक से नहीं किए होंगे तो ब्लास्ट तो हो गया, तो कन्फाइनमेंट नहीं होगा ना, कोई चीज़ को कन्फाइनमेंट होने से उसका जो पूरा ताकत लगेगा रॉक फ्रैगमेंटेशन में, मतलब पत्थर तोड़ने में। अगर कन्फाइनमेंट नहीं होगा, जितना एनर्जी उसमें जनरेट होगा पूरा एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पाएगा पत्थर तोड़ने में, रॉक फ्रैगमेंटेशन करने में, वो फिर बाहर ही फालतू में निकल जाएगा। उसको बोलते हैं ब्लोन आउट हो जाना। तो ब्लोन आउट होने का कारण क्या है, पोर स्टेमिंग। एक्सेसिव चार्जिंग करने से ब्लोन आउट होगा क्या, एक्सेसिव चार्जिंग होने से फ्रैगमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जितना हमको ज़रूरत ही नहीं, अननेसेसरी हमारा एक्सप्लोसिव खर्चा होगा, हमारा पाउडर फैक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लोसिव ज़्यादा खर्चा होगा तो पाउडर फैक्टर तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। इम्प्रॉपर डिले करने से क्या हो सकता है, मिसफायर हो सकता है, मिसफायर हो जाएगा, लेकिन ब्लोन आउट शॉट नहीं होगा। ब्लोन आउट शॉट क्यों होता है, स्टेमिंग अगर हम प्रॉपर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ब्लोन आउट शॉट का कारण क्या है, पोर स्टेमिंग। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, पोर स्टेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
670 वोल्ट जो 670 वोल्ट है वो कौन सा मतलब कैटेगरी में आता है ये बोलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो जितना भी इलेक्ट्रिक वोल्टेज है उसका कैटेगरी किया गया है। क्या क्या कैटेगरी किया गया है? लो वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो ये पूछ रहा है कि जो 670 वोल्ट है ये कौन सा कैटेगरी में हाँ, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल वोल्टेज के बारे में। क्या सवाल है कि 670 वोल्ट कम्स अंडर व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज रेंज। तो 4 टाइप का वोल्टेज रेंज है। लो वोल्टेज जिसका रेंज है अप टू 250 मीटर। लो वोल्टेज का जो रेंज है वो है अप टू 250 मीटर, नहीं सॉरी 250 वोल्ट। 0 से लेके 250 वोल्ट तक वो लो वोल्टेज में आता है। इसके बाद आता है मीडियम वोल्टेज जिसका रेंज रहता है 251 से लेके कितना 650 तक। 251 से लेके 650 वोल्ट तक अगर आता है 250 टू 650 वो हो गया मीडियम वोल्टेज। हाई वोल्टेज आता है 650 टू लेके 33 केवी तक। 650 वोल्ट से लेके 33,000 वोल्ट, 33 किलो वोल्ट, 33 केवी। 33 केवी मतलब 33,000, 33,000 वोल्ट वो बोलता है हाई वोल्टेज रेंज। और 33 से अगर ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो 670 बोल रहा है, 670 मतलब 650 से ज़्यादा, तो ये हाई वोल्टेज रेंज में आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाई वोल्टेज। तो ये रेंज को आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे लो वोल्टेज हो गया अप टू 250, मीडियम हो गया 250 टू 650, हाई वोल्टेज हो गया 650 टू 33 केवी, और एक्स्ट्रा हाई 33 केवी से ऊपर जितना भी वोल्ट है वो सब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following prime characteristics तो नोनेल ब्लास्टिंग हज, हम लोग जो नोनेल यूज करके ब्लास्टिंग करते हैं उसका एक प्राइम कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है इनमें से, मतलब उसका जो मेन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इनमें से कौन सा है उसका। ऑप्शन क्या क्या है? इट इज ग्रेटर शॉक टू द सराउंडिंग, यानी कि हम अगर नोनेल यूज करते हैं तो नोनेल का जो सराउंडिंग एरिया है उसका जो चारों तरफ का जो एरिया है उसको बहुत ही ज़्यादा वो शॉक देता है। ये ऑप्शन ए बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है? इट इज नॉइजलेस इन कैरेक्टर, इसमें आवाज़ ज़्यादा नहीं आता है अगर नोनेल ब्लास्टिंग हम कर रहे हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इट हैज़ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन एक्सप्लोसिव कलम, यानी कि जो डिटोनेटिंग फ्यूज का कंपेरिजन में एक्सप्लोसिव कलम में इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही अच्छा। ट्रिमेंडस मतलब बहुत ही अच्छा। ऑप्शन डी, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन ए प्लेस वेयर देयर इज ए चांस ऑफ स्ट्रे करंट, जहाँ पे स्ट्रे करंट का मतलब मौजूदगी रहता है वहाँ पे इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये बोल रहा है ऑप्शन डी। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑप्शन बी में जो लिखा गया है, इट इज नॉइजलेस इन कैरेक्टर। नॉनेल से हम ब्लास्टिंग करते हैं तो नॉनेल से कोई मतलब नॉइज जनरेट नहीं होता है, जो कि नॉइज कंट्रोल करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था क्वेश्चन सेट का। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो में हम आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा और काफ़ी हेल्प करेगा आपको इसको एग्ज़ाम के लिए। तो इसी टाइप का वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस टाइप का क्वेश्चन सेट चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए। जैसे एक दो ठो रिक्वेस्ट आया था मशीनरी के ऊपर, तो उसके ऊपर तैयारी चल रहा है। मशीनरी के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होगा। तो आपका कमेंट मैं हमेशा देखता हूँ कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाऊँ। तो जो भी रिक्वायरमेंट आपका है, जिस चीज़ के ऊपर आप एमसीक्यू सेट चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और उसी के ऊपर ज़रूर 1-2 दिन या 4-5 दिन के अंदर वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आपका रिक्वायरमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। धन्यवाद।